हेलो स्टूडेंट्स, आप 8th क्लास की हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो। चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। तो मेरी इंट्रोडक्शन स्क्रीन पे लिखी है, आप देख सकते हो। तो आज का आपका जो टॉपिक है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो किस तरीके से ईस्ट आई 1600 AD में। तो इसलिए आप क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी और टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। तो सबसे पहले हम कल का रिकैप्चुलेट करेंगे कि कल हमने क्या पढ़ा था। तो कल हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, इंडिया बिफोर द ब्रिटिश। बैकग्राउंड के बारे में पढ़ा था कि हमारी बैकग्राउंड क्या है, इंडिया ब्रिटिश आने से पहले इंडिया कैसा था। उसके बारे में आपने मुगल्स के बारे में पढ़ा था कि पूरा इंडिया मुगल्स के तले रूल तले था, यानी मुगल्स का रूल था जिन्होंने पूरे इंडिया में अपना रूल फैलाया हुआ था। जिसमें बाद में आपने ये भी पढ़ा था कि जो गवर्नर्स थे उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस को असर्ट किया था, लेकिन सबसे लास्ट में जो औरंगज़ेब था वो लास्ट पावरफुल मुग़ल रूलर था, जिसके दौर में मुग़ल रूल काफ़ी पीक पर पहुंचा। और उसकी डेथ के बाद 1707 के बाद मुग़ल गवर्नर्स जो थे अलग अलग प्रोविंसेस के, यानी हैदराबाद के, बंगाल के और अवध के, उन्होंने अपनी अपनी इंडिपेंडेंस को असर्ट किया था। और शाह आलम फर्स्ट जो उस वक्त दिल्ली में मुग़ल का पावरफुल रूलर नहीं था, जो अपनी इस सुल्तानत को या एम्पायर को नहीं संभाल सका, तो सुल्तानत कमज़ोर हुई, दिल्ली की पावर डिक्लाइन हुई और नतीजा हुआ कि आस्ता आस्ता अंग्रेज़ जो थे, ब्रिटिशर्स जो थे, वो आस्ता आस्ता पूरे इंडिया में अपनी जड़ें जमाना शुरू हो गए। तो आज उससे आगे वही हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से हिंदुस्तान आती है। ट्रेडिंग कंपनी इन 1600 AD अकॉर्ड चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। अब ट्रेडिंग कंपनी जो, अब इसके बारे में पढ़ेंगे आप, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापार करने वाली कंपनी थी, एक ट्रेडिंग कंपनी थी, जो 1600 में उसने क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, इंग्लैंड में उस वक्त जो क्वीन थी एलिजाबेथ वन, उससे उन्होंने एक चार्टर लिया, एक परमिशन ली और वो 1600 में ईस्ट की तरफ अपना व्यापार करने के लिए रवाना हुए। तो इस तरह से वहाँ की जो बाकी इंग्लैंड की जितनी भी ट्रेडिंग कंपनीज़ थी, और भी बहुत सी ट्रेडिंग कंपनीज़ थी वहाँ, लेकिन उन्हें चार्टर नहीं मिला। सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की एक कंपनी थी जिनको चार्टर मिला और वो ईस्ट आ सकते थे, यहाँ पर वो व्यापार कर सकते थे। तो उसी चार्टर मिलने के साथ ही, ये आप अभी पिक्चर स्क्रीन पर देख सकते हो, एलिजाबेथ फर्स्ट यानी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, ये क्वीन की पिक्चर है जिससे उन्होंने चार्टर हासिल किया था 1600 में। और उस चार्टर मिलते ही उन्हें क्या मिला, गॉट अ सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट, यानी ईस्ट के साथ व्यापार करने का उन्हें पूरा पूरा अधिकार मिला। अब वो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो आ सकती थी। अब वो इंडिया में आ सकती थी, या दूसरे जो जैसे इंडोनेशिया वगैरह वहाँ भी जा सकती थी और अपने ट्रेड किसी भी तरह से कर सकती थी। जैसे साउथ अफ्रीका में भी चले गए थे, तो वहाँ भी उन्होंने व्यापार किया, क्योंकि रास्ता वहीं से होकर गुजरना पड़ता था। इंडिया पहुँचने के लिए पहले साउथ अफ्रीका से ही होकर आना पड़ता था, जिसको केप ऑफ गुड होप कहेंगे, जहाँ से वो रास्ता है, समुद्री किनारा है। तो वहाँ भी यानी साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने व्यापार किया। उसके बाद इंडोनेशिया में भी, इंडिया में भी, हर जगह ईस्ट की तरफ वो रवाना हुए। तो जब उन्हें ये ट्रेड करने का व्यापार मिला, ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करने का
जो राइट था, पूरा पूरा अधिकार था वो मिला। तो उसके साथ ही एक्सक्लूडेड कंपटीशन फ्रॉम इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी विद मर्केंटाइल ऑब्जेक्टिव्स मेड ह्यूज प्रॉफिट। तो उसी के साथ जो उनका कंपटीशन था अपने ही मुल्क में, वो दूसरी कंपनीज के साथ नहीं था, क्योंकि मर्केंटाइल ऑब्जेक्टिव था, उन्हें बहुत पैसा कमाना था। इसकी वजह से उन्होंने बहुत बड़ा पैसा कमाना, यानी उन्होंने यहाँ से सस्ती चीज़ें खरीदनी थी और वहाँ जाकर महंगी बेचनी थी। इसलिए कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के गर्ज से उन्होंने बाकी जो कंपनियाँ थी वहाँ की, ईस्ट इंडिया कंपनी के बगैर जो और कंपनीज थी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी का नाम कुछ भी हो सकता है, वेस्ट इंडिया कंपनी भी हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। वो जो बाकी जितनी भी कंपनीज थी उन सबको उन्होंने पीछे छोड़ा, उनको परमिशन नहीं मिली, उनको चार्टर नहीं मिला, और सिर्फ उन्हें चार्टर मिला एक कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी। और उस एक कंपनी को वो देने का, चार्टर देने का बेनिफिट यही था कि वो ह्यूज प्रॉफिट कमा सकते थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते थे, क्योंकि अब उनके साथ इंग्लैंड की तरफ से कोई कंपटीशन करने वाला नहीं था। तो ट्रेड रूट्स फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडिया, ये आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ से जो ट्रेड, ये जो इनका समुद्री रूट है, यहाँ से ये ट्रेड करते थे। ये देखो यहाँ से ये नीचे आ रहा है, और सबसे नीचे ये साउथ अफ्रीका का जो लास्ट वाला पार्ट है नीचे, केप ऑफ गुड होप, यहाँ से होकर गुजरेगा और फिर आस्ता आस्ता गोवा की तरफ, कलकत्ता की तरफ आ रहा है। इस तरह से उनका ये समुद्री ट्रेड था। इस समुंदर में वो अपनी किश्ती घुमा देते थे और आस्ता 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 वो इंडिया पहुंच जाते थे, साउथ अफ्रीका पहुंचते थे, इंडोनेशिया पहुंचते थे, अलग अलग जगहों पे पहुंच जाते थे। लेकिन ये 1600 की बात है कि जब इंग्लैंड से एक ट्रेडिंग कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया की तरफ रवाना हो रही है और वो आ रही है। लेकिन जबकि जो एक पर इसके साथ, जहाँ पे ये इंग्लैंड की बात है, इसके साथ यूरोप में और भी बहुत से कंट्रीज थी, जैसे पोर्तुगल था, उसके बाद नेदरलैंड था, उसके बाद डच था, डेनमार्क वगैरह, ये जो भी कंट्रीज़ थी, वहाँ से भी वो इसी गर्ज से व्यापार करने के लिए ईस्ट की तरफ रवाना होते थे, क्योंकि यूरोप में मसाले नहीं होते थे और वहाँ मसालों के बड़े बड़े बाज़ार हैं, बहुत कमाई की जाती है। इस तरह से वो मसाले ख़रीदने के लिए यानी ईस्ट की तरफ रवाना होते थे कि वहाँ बहुत मसाले होते हैं, तो इसलिए। लेकिन वो जो पोर्तुगल का एक एक्सप्लोरर था, वास्को डी गामा, वो पहले ही आ चुका था। तो इस तरह से आप स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं, ये वास्को डी गामा है जो कि गोवा में आया था। ये बहुत पहले आ चुका था, ये तकरीबन ईस्ट इंडिया कंपनी आने से तकरीबन 100 साल पहले ही आ चुका था। लेकिन वो भी इसी आस्ता आस्ता उनको देखकर फिर आस्ता आस्ता दूसरे लोग भी आने लगे। वास्को डी गामा के बाद ही दूसरे लोगों को पता चला कि वहाँ पर जाया जा सकता है, वहाँ से कुछ लाया जा सकता है, ख़रीदा जा सकता है। तो इस तरह से पहले ही, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ही 100 साल पहले यहाँ पर पोर्तुगल का ये वास्को डी गामा आ चुका था। उसके बाद स्टिल कंपटीशन फ्रॉम अदर यूरोपियन पावर्स वाज देयर, यानी यहाँ पर एक इंग्लैंड की तो सिर्फ एक ही कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इंग्लैंड की तरफ से तो वही कंपनी इंडिया में आ रही थी, लेकिन अब इंग्लैंड की तरफ से तो एक ही कंपनी थी, लेकिन अब दूसरे जो कंट्रीज़ थी, दूसरी कंट्रीज़ थी, वहाँ से जो लोग आ रहे थे, वहाँ से जो कंपनी आ रही थी वो भी उसी तरीके से आ रही थी और वो भी अपनी कमाई करना चाहती थी। जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पे भी दिया है, एक है ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर दूसरा डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच वेस्ट इंडिया कंपनी। तो इस तरह से और भी बहुत सी कंपनीज थी जो दूसरे दूसरे मुल्कों से, जैसे पुर्तगाल, नेदरलैंड वगैरह, वहाँ से भी आई थी, उनका नाम अलग था। तो इनके बीच में अब कंपटीशन शुरू हो जाता है, क्योंकि अब इंग्लैंड की तरफ से तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, लेकिन
यहाँ पर बहुत से मुल्क, यानी जो मुल्क यानी ना डच, नेदरलैंड वगैरह जो दूसरे मुल्क थे, अब उनके साथ तो कंपटीशन शुरू हो गया। जैसे फ्रेंच था, फ्रांस एक मुल्क था, वो भी वहाँ से, जैसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई होगी। तो उसके बाद कंपटीशन क्रिएटेड प्रॉब्लम, बट नेचर ऑफ कंपटीशन फर्दर एग्जेजरेटेड द प्रॉब्लम। लेकिन अब कंपटीशन की गरज से, कंपटीशन की वजह से प्रॉब्लम्स तो बहुत शुरू हो गई। अब इनमें आपस में ये जो कंपनीज आई हुई थी अलग अलग मुल्कों से, इनके बीच में कंपटीशन शुरू हो जाता है और वो उससे एक और ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब वो यानी प्रॉब्लम के अंदर एक और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, लेकिन इसमें जो कंपटीशन है वो शुरू हो जाता है, क्योंकि अब जो जितने भी मुल्कों से ये लोग आए थे, ये जो यूरोप की कॉन्टिनेंट से ये जो ट्रेडिंग कंपनीज आई थी, इन कंपनीज को एक्चुअली आने का इनका मसाले, यही मसाले स्पाइसेस लेने के लिए आते थे। तो अब इनको स्पाइसेस ही चाहिए थे। तो जाहिर सी बात है कि जब सभी कंपनीज को वो एक ही चीज़ चाहिए तो उसमें कंपटीशन तो उसमें और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस तरह से इनका कंपटीशन चलता रहा। यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी का, डच वेस्ट इंडिया कंपनी का, हडसन्स बे कंपनी, और भी बहुत सी, जैसे फ्रेंच और भी बहुत सी कंपनीज हैं। अब ये कंपटीशन इनका था कौन कौन सी चीज़ें खरीदने में। जैसे ये यहाँ से ये खरीदना क्या चाहते थे, ये सारी कंपनीज जो आई थी, ये कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से खरीदना चाहती थी, किन के ऊपर इनका व्यापार चलता था। तो ये कुछ ही चीज़ें हैं जिनको ये खरीदना चाहते थे। तो कंपटीशन कौन सी चीज़ों में था, हम पढ़ेंगे। कॉटन, सिल्क, पेपर, क्लोव्स, कार्डमम, साइनामन, यानी इन चीज़ों के ऊपर। जैसे कॉटन चाहिए था तो अब सभी कंपनीज को कॉटन चाहिए था। अब सिल्क चाहिए तो सभी कंपनीज को सिल्क चाहिए। रेशम जो कपड़ा बनाने के लिए लेते थे, तो अब सबको वही चाहिए। पेपर, काली मिर्च वगैरह, लौंग, उसके बाद कुछ ये सब स्पाइसेस हैं। ये सिर्फ कॉटन और सिल्क को छोड़ के बाकी सब स्पाइसेस हैं। इलायची वगैरह, दालचीनी वगैरह, इस तरह के उन्हें मसाले चाहिए थे जिनकी यूरोप में बहुत बड़ी मार्केट थी, बहुत बड़ा बाज़ार था, और उनको कमाने के उनको बहुत प्रॉफिट मिलता था जब वो अपने यूरोप में इन मसालों को ले जाते थे और वहाँ जाकर बेचते थे, क्योंकि यहाँ से वो कच्चा माल लेकर वहाँ फैक्ट्रियों में उनको बनाते थे। तो इन चीज़ों के ऊपर, यानी कपड़ा बनाने के लिए जो कॉटन और सिल्क ली जाती थी, इसमें भी उसी तरह से कंपटीशन था। तो अब ये जो कंपनीज अलग अलग मुल्कों से आई थी, इनमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंपटीशन शुरू हो गई। अब कंपटीशन के चलते एक और प्रॉब्लम यही स्टार्ट हुई कि डिमांड बढ़ी, क्योंकि अब यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड थी इन चीज़ों की। ये जो अभी ऊपर चीज़ें दी हैं स्क्रीन में, कॉटन, सिल्क, पेपर, क्लोव्स, कार्डमम, साइनामन, इन चीज़ों की यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो इनकी प्राइस भी इंक्रीजिंग हो रही थी, डिमांड इंक्रीजिंग हो रही थी, तो इनकी प्राइस भी इंक्रीजिंग हो रही थी। ये जैसे डिमांड और प्राइस, इनके ऊपर इंक्रीजिंग लिखा हुआ है, यानी डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस भी ज़्यादा होगी, और इनमें कंपनियों में कंपटीशन ज़्यादा है। तो एक ही चीज़ को, जैसे हमारे पास अगर कोई कॉटन है, हम एक कॉटन की बोरी को बेचना चाहते हैं 500 रुपये में, तो जो फ्रेंच की कंपनी होगी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, तो वो 500 में खरीदेगी। तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को 600 देना पड़ेगा। उधर से जो दूसरी पार्टी होगी, जो दूसरी कंपनी होगी, जैसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो 700 देगी। तो इस तरह से इनके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त तरीके का कंपटीशन शुरू हुआ, और जब वो यूरोप में जाकर उसको बेचते तो उनका उतना प्रॉफिट कम हो जाता, क्योंकि अगर वो एक एक जिसको हम कहेंगे कि एक बैग अगर कॉटन का उन्हें मिला 500 में, तो उसी में जब ख़रीदने वाली कंपनियों का कंपटीशन हुआ, तो वही बैग एक ने 600 कहा, एक ने 700 कहा, एक ने 800 कहा, तो हमारी चीज़ों का रेट जो था वो बढ़ गया, तो वो उसको 800 में ख़रीदना पड़ी।
तो जब वो यूरोप में जाकर बेचेंगे, अगर उसे 1000 में बेचेंगे तो उसको 200 का ही प्रॉफिट हुआ, जबकि अगर उनमें कंपटीशन नहीं होता तो उन्होंने उसको 500 में ख़रीद कर वहाँ 1000 में बेचना था, यानी उनको डबल बेनिफिट होना था। लेकिन उधर से उनका प्रॉफिट कम हो गया, पर प्रॉफिट यानी डिक्रीज़ हो गया, जैसे ऊपर अभी लिखा था प्रॉफिट के ऊपर डिक्रीजिंग लिखा है। तो डिमांड और प्राइस इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट हमारा डिक्रीज होगा। तो इसी तरीके से यानी उनका जो आपस का जो कंपटीशन था वो इसीलिए इसी तरह से एग्जरेटेड द प्रॉब्लम, इसी तरह से प्रॉब्लम्स जो के ऊपर प्रॉब्लम्स बनी और बढ़ी। उसके बाद क्या हुआ, एलिमिनेटिंग द राइवल कंपटीटर वाज द ओनली वे थ्रू विच द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लरिश। यानी उनका आपस में एक उनका जो अपना माइंड सेट हुआ, उन्होंने कहा कि अगर इन राइवल्स को ख़त्म किया जाए, यानी राइवल्स को रास्ते से हटाया जाए, तो उसी तरीके से हम अपनी कंपनी को बहुत ज़्यादा फैला सकते हैं। वो सभी कंपनीज़ ने एक सोच विचार किया कि अगर हमें प्रॉफिट कमाना है, ह्यूज प्रॉफिट कमाना है, अपना जो मर्केंटाइल ऑब्जेक्टिव है अगर हमें उसे पूरा करना है, जिस गर्ज से हम आए हैं, तो हमें जो अपनी कंपनीज़ हैं, जो कंपनीज़ एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रही हैं, उनको ख़त्म करना होगा। तो इस तरीके से उन्होंने ख़त्म करने की ठान ली। दिस लेड टू फायर्स बैटल बिटवीन ट्रेडिंग कंपनीज। इस तरह से जो ट्रेडिंग कंपनीज थी उनमें बहुत भयंकर लड़ाई शुरू हुई। किस तरह से लड़ते थे वो, शिप्स वर अटैक्ड, एक दूसरे के जहाज़ों के ऊपर, यानी वो एक दूसरे के जहाज़ों के ऊपर वो हमला करते थे। जैसे अभी इस स्क्रीन में आपको जो जहाज़ दिख रहा है जिसके ऊपर कुछ रोशनी दिख रही है, इसका मतलब वहाँ से फायरिंग हो रही है, उसके ऊपर अटैक हो रहा है। उसके बाद रूट्स वर ब्लॉक्ड। तो जैसे अभी आपने पहले पढ़ा शिप्स वर अटैक्ड, जहाज़ों के ऊपर हमले किए जाते थे, जहाज़ों को पानी के अंदर डुबो दिया जाता था, उन्हें मार दिया जाता था, उनके जहाज़ों के अंदर कुछ ऐसा किया जाता था ताकि वो डूब जाए और उनका सामान जो है वो सारा समंदर में डूब जाए, वो इंसान मर जाएं। इस तरह से उन्होंने एक दूसरे के जहाज़ों के ऊपर हमले किए, जहाज़ों को डुबोया। रूट्स फॉर ब्लॉक्ड, रास्ते बंद कर दिए, दूसरी कंपनियों के रास्ते बंद किए। ट्रेड वाज कैरिड अवे विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट्स वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशंस। यानी फिर ये तो समुद्र में तो उन्होंने दूसरों के जहाज़ डुबो दिए, लेकिन अब सिर्फ समुद्र की वजह से ही बिज़नेस नहीं हो सकता था। अब जो ज़मीन पर एरिया था जहाँ पर उन्होंने अपना माल इकट्ठा किया था, जगह जगह से अपने इस माल को, अपनी इस मसालों को, काटन को, सिल्क को जहाँ लाकर, यानी अपनी इस समुद्री तट के किनारे या पोर्ट के किनारे, बंदरगाह के किनारे उन्होंने जो सामान इकट्ठा किया पहले, वहाँ जब उनको शिप में उसको लोड करना था, उनको चढ़ाना था, तो उससे पहले उसके लिए कुछ ज़मीनी सतह पर कुछ किलाबंदी की ताकि वो वहाँ पर बचाया जा सके। जैसे अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो किलाबंदी, उनको किलाबंदी करना पड़ी। जैसे अभी आपने ऊपर पढ़ा था यानी कि ट्रेड वाज कैरिड अवे विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट्स वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशंस। यानी जो ये आर्म्स अपनी आर्मी की अपनी उन्हें आर्मी रखना पड़ी अपने पास, और अपनी पोस्ट जो थी जहाँ पर उन्हें सामान रखा हुआ था उसको बचाना पड़ा। तो किलाबंदी करना पड़ी, चारों तरफ से दीवारें लगाना पड़ी, आर्मी रखना पड़ी चारों तरफ, और उसके अंदर सामान छोड़ना पड़ा। तो ये स्क्रीन पे अभी जो दो पिक्चर्स आप देख रहे हो, इमेजेस देख रहे हो, ये किलाबंदी इस तरीके से उन्होंने की थी। यहाँ पे अपनी आर्मी रखी हुई थी चारों तरफ, और इसके अंदर उन्होंने अपना सामान रखा था, और यहाँ से फिर वो समुद्री जहाज़ों में उसको लोड करते थे अपने सामान को। तो इस तरह से उन्होंने अपनी कंपनी को फ्लरिश करने का ये एक मेथड था वो शुरू किया। और राइवल कंपनीज़ जो थी, दूसरे मुल्कों से आई हुई कंपनीज़ जो थी, उनके साथ इसी तरह से जैसे आपने 7th क्लास में पढ़ा था, उन कंपनीज़ के बीच में, यानी उन मुल्कों के बीच में जंग नहीं हुई थी,
कंपनीज़ के बीच में हुई थी। जैसे वो इंडिया में उस वक्त सारी कंपनीज आई थी, तो इंडिया में जैसे फ्रांस की कंपनी है, जैसे इंग्लैंड की कंपनी है, तो उन्होंने आपस में लड़ाई शुरू की, मगर वो लड़ाई उनके मुल्क में नहीं हुई, वो इंडिया में हुई। तो इस तरह से समुद्री जहाज़ों को उन्होंने एक दूसरे के जहाज़ों को डुबोया, और साथ में जहाँ पे उन्होंने सामान रखा हुआ था उन्होंने एक दूसरे का सामान को लूटा, समुंदर में फेंका। तो इस तरह से यानी वो चाहते थे कि हम अपनी कंपनी को फ्लरिश करें और दूसरे जो राइवल कंपटीटर हैं उनको एलिमिनेट करें। तो इस तरीके से ये कंपटीशन ज़बरदस्त तरीके से शुरू हुआ और उन्होंने किलाबंदी बनाना शुरू कर दी। किलाबंदी बनाने के साथ एक और प्रॉब्लम का आगाज़ हुआ, बट दिस फोर्टिफिकेशन क्रिएटेड कन्फ्लिक्ट्स विद लोकल रूलर्स। जो वहाँ के अपने इंडिया के जो राजे थे, अब जब उनके एरिया में आकर उन्होंने किलाबंदी बनाना शुरू कर दी, फोर्टिफिकेशन बनाना शुरू कर दी, तो यहाँ के हमारे जो लोकल रूलर्स थे उन्होंने उन लोकल रूलर्स को डर लगा कि ये किलाबंदी इसलिए बनाना चाहते हैं कि ये आस्ता आस्ता अपनी आर्मी को साथ ला रहे हैं, ये ऐसा ना हो कि हमें कोई ख़तरा हो। तो लोकल रूलर के साथ इसी तरह से इनका आस्ता आस्ता झगड़ा शुरू हुआ कि लोकल रूलर्स को ये दिक्कत होने लगी कि ये फोर्ट किस लिए बना रहे हैं, ये फोर्टिफिकेशन क्यों कर रहे हैं, इनको किलाबंदी करने की क्या ज़रूरत है। तो ये किलाबंदी इन्होंने सिर्फ अपनी जो अपनी कंपनीज थी, जो राइवल कंपनीज थी, एक यूरोप से आई हुई कंपनीज थी, उनके अंदर जो कंपटीशन था उस कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए, ताकि वो अपने बिज़नेस को फ्लरिश कर सकें और अपना जो मर्केंटाइल ऑब्जेक्टिव है, पैसे कमाने का तरीका, कि जो यहाँ से सस्ती खरीद कर जाएं और वहाँ जाकर यूरोप में उसको बहुत महंगी बेचें। इस तरह से जो अपने बिज़नेस को फैलाने के लिए, अपनी कंपनी को फैलाने के लिए उन्होंने अपनी जो राइवल कंपनीज थी उनमें भी उनकी जंग छिड़ गई, और आस्ता आस्ता लोकल जो रूलर्स थे उनके साथ भी उनका इसी तरह से झगड़ा शुरू हुआ कि आप फोर्टिफिकेशन क्यों बनाना चाहते हैं, क्योंकि लोकल रूलर्स इस चीज़ से सहमत नहीं थे कि आप किलाबंदी बनाएं। मुझे उम्मीद है कि अब आपको पूरी तरह से समझ आ गई होगी। तो इसके बाद अब हम आगे अगला जो हमारा है कि उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपना व्यापार बंगाल में किस तरीके से शुरू किया, तो बंगाल में किस तरह से उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कदम उठाए, या कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाई, कौन कौन सी पॉलिसीज़ अपनाई, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। मुझे लगता है अब आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।